हाय, मैं सेल्फ अभिषेक आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया चैप्टर जो कि थोड़ा सा आपके स्टडी को बूस्ट कर दिया जाए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया जाए नीट के। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है। आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपके स्टडी नॉलेज को बूस्ट कर देते हैं। और ये एक शॉर्ट रिवीजन ये है, शॉर्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि कम समय में आप लोग को पूरा ये वीडियो मतलब हेल्प आ जाए, कम समय में पूरा आपका प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो क्या आप लोग बताइए, क्या ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली में होता क्या है? तो एक्चुअली में ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लाइफ से अगर हम कोई भी ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो उसको हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी कह देंगे। तो अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए मतलब हम लोग को जैसे अब इंसुलिन बनाना होता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए था। इंसुलिन बनाना पहले बहुत ही मुश्किल था, मतलब बहुत सारे जानवर को, पिग को मारना पड़ता था, फिर जाके किसी एक इंसान के लिए इंसुलिन मिल पाता था। लेकिन आज देखिए कि एक बैक्टीरिया के अंदर एस्चेरिचिया कोली जो होता है, इसके अंदर हम बहुत सारा इंसुलिन तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे डोज बना सकते हैं। तो कितना आसान हो गया, किसी को मारना भी नहीं पड़ रहा है, किसी एनिमल को बिना हार्म किए हम ये बना सकते हैं इंसुलिन। और आपको पता ही इंसुलिन कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो इसलिए हम लोग को ये कोर्स मतलब ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है बायोटेक्नोलॉजी, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी क्या बताता है कि मतलब कोई भी टेक्निक, या ऐसा कोई भी टेक्निक हो जिससे कि हम मतलब कोई भी तरह का प्रोसेस या कुछ भी बना सके जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को बताया है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। और हाँ, ये हम बताना चाह रहे थे कि ये टोटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, और मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हम यहाँ पे लाए हुए हैं, तो एनसीईआरटी का एक पॉइंट इसमें है, ठीक है। तो देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप लोग अपने घर में जो है दूध से दही बना रहे हैं, तो क्या हम उसको बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कर सकते हैं? जी हाँ, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया यूज हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, जो कि मिल्क को कर्ड में बना देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोबैसिलस। तो वो क्या हो गया, लिविंग के हेल्प से हो रहा है, तो इसलिए उसको भी बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब देखिए, ये जो EFB है, इन्होंने बताया बायोटेक्नोलॉजी का मेन डेफिनेशन जो है नीट के द्वारा दिया गया है, जो कि नीट में पूछा भी जाता है। देखिए, इसमें क्या है, EFB का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग इन सब चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके कहना है कि ये जो है पहले ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यू को कंसिडर करते हुए इन्होंने ये डिफिनेशन दिया है। तो इसका कहना है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जो भी नेचुरल साइंस और उसके ऑर्गेनिज्म हो गया, सेल हो गया, इसके हेल्प से जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी सर्विस देने के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये कौन बताया था, EFB के द्वारा, मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया है ना। अब देखिए, 2 कोर पॉइंट है जो कि इस चीज़ को बता रहा है, इस चीज़ के लिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 कोर पॉइंट है। वो क्या क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक से मतलब पता चल रहा है कि ये जीन से रिलेटेड है। मतलब जब हम किसी DNA या RNA में किसी तरह का फेरबदल करके कोई अच्छा चीज़ बना रहे हैं, कोई हेल्पफुल चीज़ बना रहे हैं, या कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म को कोई फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं उसका, जो कि यूजफुल होगा, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा हो गया कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये क्या करता है कि स्टेराइल को मेंटेन करता है, मतलब क्लीनिंग और हाइजीन को मेंटेन करता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री होगा। और जैसे कि हम लोग अब देखिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें वैक्सीन बन रहा है, तो वैक्सीन किस प्रोसेस से, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो ये सब प्रोसेस इसमें आ गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
अब इसके बारे में जो लिखा हुआ है मतलब ये ओनली डिजायर, जो भी डिजायर्ड होगा, जो हम लोग को चाहिए उस चीज़ को हम इसमें ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा के अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इसका जो ये डेफिनेशन है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक्चुअली में ये यही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड। तो अब देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग देखते हैं। इसमें इंक्लूड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम आरडीएनए भी कहते हैं, जीन क्लोनिंग हो गया और जीन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो डीएनए को मतलब हम बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हम फेरबदल कर रहे हैं। ठीक है, जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब होगा क्लोन बनाना, जीन क्लोनिंग बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन तैयार करना, जीन क्लोनिंग हो गया। और जीन ट्रांसफर, जब एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको जीन जब डाल रहे हैं तो वो इसका बहुत सारा प्रोसेस है, आगे हम बताते हैं किस तरह से जीन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ना हम क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल जीन्स को जो है ना प्रोडक्ट मतलब इसके प्रोसेस, ये तीन जो मेथड है इन सबसे हम क्या कर डिजायरेबल जीन कर सकते हैं और अनडिजायरेबल जीन को मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हम टारगेट चीज़ पे जो है काम कर सकते हैं इन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जो हमको चाहिए अनडिजायरेबल जीन को डिस्टर्ब नहीं करते। अब देखिए हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, इन क्रोमोजोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। हर एक क्रोमोजोम में क्या होता है कि डीएनए का सीक्वेंस जो होता है स्पेसिफिक होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जहाँ से हम क्या करेंगे इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, जहाँ से हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का है। उसके बाद हो जाएगा ये क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या कहते हैं, पीस ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी को कहेंगे क्लोनिंग। ठीक है, तो ये इसका मतलब मेन क्या डेफिनेशन कह सकते हैं कि मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, मतलब आइडेंटिकल कॉपी सेम टू सेम जो हम ज़्यादा बना रहे हैं उसको हम क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वर्ड आप लोग सुने ही होंगे, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक, ये क्या कहता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया में होता है। अब ये देखिए किसी भी चीज़ के लिए, अब मान के चलिए हमको आपके यहाँ कुछ मतलब ये जाना है, जैसे मान के चलिए एक अननोन पर्सन है। ठीक है, वो आप घर पे बैठे हुए हैं, एक अननोन पर्सन आपके घर में आया। ठीक है, आपके घर में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको घर में आने दीजिएगा, या आपके घर में कुछ करना चाह रहा है, कुछ प्रोसेस आप बढ़ाना चाह रहा है तो आप उसको नहीं करने दीजिए, उसको नहीं करने दीजिएगा। लेकिन वही अगर आपके घर में किसी का कोई कॉन्टैक्ट का है, जैसे आपके घर में कोई आपका भाई है या कोई है और वो भाई का दोस्त है, अगर आपके भाई का कॉन्टैक्ट में है और उसके साथ कोई आया, कोई बाहर से, आप उसको नहीं जानते हैं, उसके साथ अगर आया फिर आप उसको परमिशन दे दीजिएगा, वो जो भी करना चाह रहा है वहाँ पे तो आप उसको अलाउ कीजिएगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन कोई अननोन अकेले आ जाए आपके पास तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। सेम प्रोसेस प्लाज्मिड का भी वही है। प्लाज्मिड जो बाहर से किसी को लाने के लिए, उसका जो आपका भाई जैसे जो बनेगा वो प्लाज्मिड है। देखिए एक्चुअली में प्लाज्मिड क्या है कि ये प्लाज्मिड क्या करता है, जैसे प्लाज्मिड में इसके अंदर हम जो डिजायर करना चाहते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, उसको इसमें प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर देते हैं और अंदर बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। जैसे ये सैल्मोनेला टाइफिमिडियम है, इसके अंदर अगर लाना है तो अब वो बैक्टीरिया जो है अपने अंदर किसी अननोन चीज़ को डायरेक्ट जो कोई भी चीज़ हम डाल देंगे तो उसको तो आने देगा नहीं। लेकिन जब प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, वो बाहर आया, प्लाज्मिड अंदर उसको हम छोड़ दिए, जो भी डिजायर्ड हमको बनाना है डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसको हम उसमें ये कर दिया, उसके अंदर उसको भेज दिए तो उसके साथ वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर भी अंदर में जो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ साथ वो भी मल्टीप्लाई करेगा। समझ रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्लाज्मिड के द्वारा रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड की हेल्प समझ में आ गया। देखिए ये क्या था, स्टैनली कोहेन एंड हर्टबर्ट बोयर एक्म्प्लेक्स दिस इन 1972। उन्होंने क्या किया था, एक आइसोलेट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था। और कैसे किया था, तो डीएनए की कटिंग से, कटिंग आउट ऑफ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड से किया था। ठीक है, और वही जो है ना क्या चीज़ को दिखाया था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को दिखाया, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। ठीक है, उसके ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद प्लाज्मिड आप तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए ये बहुत ही जो है ना, जब इस एंजाइम का खोज हुआ था तो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा बदलाव आया था।
इस एंजाइम की मदद से। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो देखिए उसमें जो हमको किसी को ऐड करना होगा, तो ऐसे तो हम ऐड नहीं कर देंगे, गए वहाँ पे कैंची लगाए, सीजर लगाए, काट दिए, नहीं। ये एंजाइम जो है ना कट लगाने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो कट लगाता है उस पर ये एंजाइम हेल्प करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यही वहाँ पे जो, इसलिए इसको जो है ना सीजर भी कहा जाता है, मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसको कहा जाता है मोलिकुलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाता है, वहाँ पे जाकर हम डिजाइड, और जोड़ने के लिए एक नया एंजाइम का खोज किया गया था, उसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हेल्प करता है, वो जो कट किए फिर उसमें जो नया चीज़ जोड़ रहे हैं उसको जो जोड़ने के लिए जो ग्लू का काम करेगा उसको हम करेंगे डीएनए लाइगेज, उसको ग्लू भी कहा जाता है, मोलिकुलर ग्लू। ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्शन, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम्स पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ आ गई? ठीक है, और देखिए 3 बेसिक स्टेप, जो 3 बेसिक स्टेप है वो जीन को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करता है। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। सबसे पहले जो है ना डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें जो डिजायरेबल जीन है, मतलब जीन का जो डिजायर हमको चाहिए वो जीन हो। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, फिर वो जीन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम होस्ट के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर होस्ट के अंदर डालने के बाद क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे कि उसको कैसे, उसको मतलब उसमें ट्रांसफर करने के बाद वो मल्टीप्लाई, मेंटेन्स द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए। वो ट्रांसफर ऑफ डीएनए में टू इस प्रोजेनी में जा रहा है, मतलब एक से जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक डीएनए से दूसरे में जाना, फेनोटाइपिक चेंज लाना है नया में, तो पहले में कुछ चेंज करेंगे तब जाकर दूसरे में हमको फेनोटाइपिक चेंज दिखेगा। इसी तरह इसमें पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिजायर डीएनए को हम पहले लेंगे, फिर उसके बाद जो है डीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे, फिर उसको मेंटेन कर देंगे प्रोजेनी में, तब तक मेंटेनेंस करके रखेंगे, वो प्रोजेनी में ट्रांसफर करें। चलिए अब देखते हैं बेसिक टूल्स क्या होता है जीन क्लोनिंग के लिए। तो जीन क्लोनिंग में क्या क्या हेल्प कर रहा है, जैसे मशीन के लिए जो रेंज विंच होता है टूल्स, उसी तरह इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी में जो टूल्स होता है वो क्या क्या होता है जिससे हम उसका काम आसान करें, हेल्प करें, तो उसी को कहेंगे बेसिक टूल। जैसे इसमें पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे बेसिक टूल है, क्योंकि यही वो है कि जो उसको कट लगाएगा। जैसे किसी चीज़ को खोलेंगे तब ना ठीक करेंगे, जैसे किसी कोई भी साउंड बॉक्स या कुछ भी खराब हो गया, उसको खोलने के लिए टूल्स का हेल्प लगेगा, खोलेंगे तब जाकर ठीक करेंगे। इसी तरह जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, पहले उसको मतलब कट लगाएगा, उस कट लगाने के बाद ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह का, एक इंडोन्यूक्लियेज, एक एक्सोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज अंदर में काम करता है जो कि इसमें यूज होता है, एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है, वो बाहर कट करता है, बाहर वाले एंड पे। ठीक है, तो हमको इंडोन्यूक्लियेज के बारे में जानना है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडोन्यूक्लियेज क्या है, हम देखिए इंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके कट लगाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कट लगाएगा, वो कट लगाने के बाद वहाँ पे हम डीएनए लाइगेज के थ्रू से नया अपना डिजायर चीज़ को डालेंगे, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर पे कट लगाना है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मिड क्या एक तरह की वेक्टर है, वो जैसे मतलब कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, उसका और कोई हेल्प नहीं है, वो बस एक व्हीकल्स है जो एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जा रहा है या आपको कैरी कर रहा है, वही है प्लाज्मिड। तो उसको वेक्टर इसलिए कहा जाता है, प्लाज्मिड वेक्टर। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज, ये इंडोन्यूक्लियेज होता है, बैक्टीरियल एंजाइम होता है। अब देखिए अलग अलग तरह का जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कोई भी होता है उसका नाम हम नोमेनक्लेचर कैसे करें। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए ये जैसे हिंट सेकंड आप लोग को याद रखना है। ठीक है, हिंट सेकंड क्या होता है कि ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब हिंट सेकंड कैसे नाम पड़ा इसी के बारे में आगे बताते हैं कि नाम कैसे दिया जाता है, कैसे खोजा और कैसे नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कौन सा होगा, हिंट सेकंड, याद रखिए। ठीक, अब देखिए नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल। इसमें एग्जांपल के साथ नोमेनक्लेचर दिखा रहे हैं, जिसमें इतना हम लोग को एग्जांपल बस आपको देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। एक्चुअली में इतना का हम लोग को यूज नहीं है, बस समझना है। जैसे इको R1 हुआ या हिंट सेकंड हुआ, तो इसमें पहला लेटर में ये फर्स्ट हिंट कहाँ से आया, एच कहाँ से आया, एंड कहाँ से आया, ये कैसे आया, वो चीज़ को हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए पहला लेटर, जैसे नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कैसे है। पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ड्राइव्ड जो होता है वो किसी मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में हमको मिला उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो साइंटिफिक नाम होगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट जो 2 लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जो होगा जीनस का, मतलब पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, एक लेटर, 1 लेटर फर्स्ट
1 लीटर। जैसे इस्चेरिचिया कोली है, ठीक है, तो इस्चेरिचिया कोली 1 है सॉरी, इस्चेरिचिया कोली 1 है। इसमें हम देखेंगे इस्चेरिचिया का ई लेंगे, ठीक है, इस्चेरिचिया का ई लिए और वो जीनस हो गया, जीनस का फर्स्ट लेटर, स्पीसीज का 2 लेटर लेना है। स्पीसीज जैसे इस्चेरिचिया कोली, कोली का CO लेना, फर्स्ट 2 लेटर लेना, ठीक है। इसका फर्स्ट 1 लीटर, उसका फर्स्ट 2 लीटर लेना है। फिर इसके बाद इस्चेरिचिया कोली R1 नाम लिखा हुआ है, तो ये R जो होगा उसका स्ट्रेन है, किस स्ट्रेन से वो आया हुआ, ठीक है। और ये क्या कहते हैं 1 जो है इस्चेरिचिया R1 है, 1 उसका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में उसका डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। तो इस्चेरिचिया कोली R1 समझ में आ गया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इस्चेरिचिया कोली R1 है, इस्चेरिचिया कोली यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्चेरिचिया का ई ले लिया, कोली का CO ले लिया, R स्ट्रेन हो गया, फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिस्कवरी होगा, इस्चेरिचिया को R1 लिख दिया, ठीक है। कहाँ पे इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, GATTC, जो कि एक स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। अब देखिए एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है। तो जैसे स्टिकी एंड बताएं, तो स्टिकी एंड क्या होता है, जो कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देता है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हो गया कि आगे से पीछे से जिधर से पढ़े दोनों सेम है, जैसे मलयालम, इधर से भी M है उधर से भी M है, मतलब दोनों लेटर सेम है, मलयालम, ये हो गया पैलेंड्रोमिक। तो अब यहाँ पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे दिखा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे इको R1 जो कट करता है ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देता है। तो पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट DNA लिए, DNA को कट करवाए, तो GATTC ये बेस पेयर है, GAT फर्स्ट देखिए यहाँ पे G से कट किया पहला स्टेप, नीचे से भी क्या किया है, G से कट किया नीचे वाला, इधर भी GATTC हो गया, ऊपर भी GATTC हो गया, तो दोनों जगह सेम जगह से कट किया है, तो वो एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बना रहा है, सेम चीज़ बना रहा है, दोनों स्ट्रेन का आप देख लीजिए, इसका जो बेस पेयर है सेम है, ये हो गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी तरह करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है, ठीक है। अब एक एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस समझ में आ गया। देखिए इसमें अब ये क्या है, फॉरेन DNA को कैसे हम उसमें प्लाज्मा वेक्टर में ये ज्वाइंट करवाएंगे। तो देखिए आपको पहले यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखिए पहला क्या है, फॉरेन DNA है, इसको हमको इसमें वेक्टर में ऐड करना है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम किया, ये क्या, यहाँ पे कट लगाया, ये कट लगाने के बाद यहाँ आया, फिर ये प्लाज्मिड आ गया, ये मतलब वेक्टर फॉरेन DNA आ गया जिसको हमको ऐड करना है, ये फॉरेन DNA, ये हो गया ये प्लाज्मिड, और इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट में ऐड हो गया। इसको ऐड किया किसके, लैगेज की मदद से इसको जोड़े, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किया, इसको कट किया और लैगेज एंजाइम DNA लैगेज जो होगा इसको जोड़ने का काम किया। अब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स, ये रिकॉम्बिनेंट RDNA बन गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। फिर इसको क्या किया, इस्चेरिचिया कोली में लाए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, इसको इसमें डाल दिए। अब ये तो इसके साथ आया तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये प्लाज्मिड इसी का है, समझ गए, तो इसके साथ आ गया। अब उसके बाद ये होस्ट में चला गया, इस्चेरिचिया कोली हो गया, फिर क्लोनिंग ऑफ होस्ट, यहाँ पे बहुत सारे ये होस्ट बन गया, इस तरह डिवाइड हो गया, ये इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड, इस्चेरिचिया कोली 20 मिनट में डिवाइड होता है। इसका डिवीजन के साथ साथ उसका भी मल्टीप्लेक्शन होगा, हम लोग का प्रोडक्ट तैयार होगा बस 20 मिनट में। तो सोचिए कितना जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना आसानी से हम ये उसका अपना प्रोडक्ट या ठीक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर ये कैरी करने का काम किया और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे जोड़ा, इसको साथ ले गया, मतलब इसको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब आए हैं हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, ये टेक्निक है कि जैसे किसी चीज़ को हम लोग को जानना है, जैसे सेपरेट करना है, DNA मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलर लार्जर, ये सब चीज़ को सेपरेट करना है ना, तो हम लोग इसका ये यूज करते हैं। ये सेपरेट के लिए समटाइम प्यूरीफाई माइक्रोमोलिक्यूल, जब कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल्स को उसको प्यूरीफाई करना होगा, सेपरेट करना होगा DNA को, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारा प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या करता है अपने साइज में अलग अलग रहता है, ठीक है, डिफर साइज रहता है, उसका चार्ज अलग रहता है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, हाँ सेपरेट करेंगे। आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इसमें एक टेक्निक होता है, जैसे कि एक सेटअप तैयार किया हुआ है यहाँ पर, ये सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को सेटअप करना है, क्योंकि इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है DNA मॉलिक्यूल्स हो गया।
और देखिए ये डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट का, डीएनए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ये नेगेटिवली चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ। यहाँ पे एनोड है इसलिए, और सबसे ये इसके अंदर एगोडेज जेल होता है, जो कि एगोडेज जेल में हम इसको करवाते हैं, याद रखिए एगोडेज जेल होता है। अब देखिए नेगेटिव इन से पॉजिटिव इन की तरफ डीएनए जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा डीएनए को, डीएनए नेगेटिव होता है। तो अब इसमें कौन सबसे आगे जाएगा, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा भागेगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा स्पीड भागेगा और सबसे जल्दी पहुंचेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्मॉलर होगा वो फास्टेस्ट मूव करेगा, ठीक है। देखिए डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रू द एगोडेज जेल फ्रॉम द कैथोड नेगेटिवली टू द एनोड, ठीक है। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड, जब वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, अब देखिए इसमें जो हम लोग ये व्हेन द डीएनए हैज बीन इलेक्ट्रोफोरेसाइज्ड द जेल स्टेन इन सॉल्यूशन कंटेंट कैमरा, इसको जो डीएनए को हम इलेक्ट्रोफोरेसाइज्ड कर लिया है, उसके बाद इसको जो कलर करके हम देखेंगे, सॉल्यूशन स्टेनिंग करेंगे, तो वो कौन सा होगा, इथेरियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूवी लाइट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। डीएनए फ्लोरेसेंस से अंडर यूवी लाइट में इसको हम देख लेंगे कि डीएनए सेपरेट हो गया, ठीक है। डीएनए कलर करके सेपरेट कर लेंगे, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक्चुअली में ये कुछ नहीं होता है, एक सेटअप होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, उसमें एगोडेज जेल फिक्स रहता है। एगोडेज जेल में क्या होता है जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरह जाता है, और पॉजिटिव की तरफ सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे फास्ट मूव कौन करेगा, जो स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग फैक्टर। जो क्लोनिंग फैक्टर है ओडी पॉइंट के बारे में बताएं, जहाँ से इनिशिएशन शुरू होगा, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या होता है क्लोनिंग फैक्टर का, क्या साइड होता है, क्लोनिंग फैक्टर का ओडी पॉइंट जहाँ शुरू किया, उसके बाद क्लोनिंग फैक्टर होगा जो मल्टीप्लाई करेगा वही हो जाएगा। ये सब क्या है, टूल्स है, ठीक है। ओडी पॉइंट भी हो गया, इसमें डीएनए हम दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे प्लाज्मिड पे ओडी पॉइंट सब रहता है, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम ओडी पॉइंट कहते हैं। When foreign DNA is linked to this sequence along with the vector replication, तो foreign desirable DNA जो हम वही ऐड करेंगे जो हमको चाहिए, foreign DNA इसलिए उसको desirable DNA कहेंगे। Also start replicating in host, जब host जो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ वो जो हम डाले हैं वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्टेबल मार्कर, अब जो हम डीएनए प्रोडक्ट किसी होस्ट में बना लिए, अब उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि भाई प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे पता चलेगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं कि कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये क्या करता है, मार्क करता है जीन को यू टू डिटरमाइन द पीस ऑफ डीएनए हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि सक्सेसफुली इंसर्ट कर गया है, इंसर्ट हुआ है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए सेलेक्टेबल मार्क के लिए जैसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के कारण होता है, जो रेसिस्टेंट होगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, वो आगे बता रहे हैं आपको कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ये हुआ है। देख लीजिए ये आप समझ के आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम इंसर्ट कर रहे थे, ये बस टूल्स आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये याद रखिएगा, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन जो है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये जो है इसमें देखिए ये साइट कहाँ पे, ये लोकेशन याद रखिएगा कौन कहाँ पे, इस फिगर को देख लीजिए एक बार कि एम्पिसिलिन ए पहले आता है, एबीसीडी शुरू करते हैं तो ए साइड आ गया तो एम्पिसिलिन हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन हो गया। इस पे पास कौन कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पाम H1 है, साल H1, और एम्पिसिलिन के पास कौन कौन, PVU1 एंड PST1, ये याद रखिए, ठीक है। और ये सब एक बार देख लीजिए, ये ROP हो गया, ये ओडी पॉइंट हो गया, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। PBR322 है, ये प्लाज्मिक वेक्टर जो कि सबसे अच्छा प्लाज्मिक वेक्टर माना गया था, इसका जो खोज हुआ था उसके बाद से ये अच्छा हेल्पफुल हो गया था, ठीक है। अब ये देख लीजिए, उसके बाद चलिए देख लीजिए PBR322 के बारे में क्या दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन साइट एलो क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन साइट इज इको R1 के रेस्ट्रिक्शन साइट पे ये अपना ये काम करता है। क्लोनिंग फैक्टर PBR322 इंक्लूड हिंट्स थर्ड, ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये तो आप फोटो ये यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। अब एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, उसी पॉइंट को उसी डायग्राम को ही यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको सेम टू सेम नीट में भी यही पूछा जाएगा। तो
एक मिनट। चलिए देखिए, अ क्लोनिंग फैक्टर दैट वर्क्स विद प्लांट सेल। अब देखिए इसमें तो एनिमल के लिए हम आपको बताएं, लेकिन प्लांट सेल में भी जो है ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है कि जो कि प्लांट में ट्यूबर कैंसरस सेल जैसा जो इंड्यूस्ड कर देता है, उससे हम लोग जो करते हैं वो हेल्प करता है प्लांट सेल में क्लोनिंग के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इससे टीआई प्लाज्मिड हो गया, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, फाउंड इन द सेल ऑफ बैक्टीरियम। अब ये किस बैक्टीरिया से लिया जाता है, तो एक्टोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम। ये बैक्टीरिया जो होता है प्लांट में ट्यूबर काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस सॉइल में जो नॉर्मली रहता है। अब देखिए ये क्या करता है, एबिलिटी टू इन्फेक्ट प्लांट एंड काउज क्रोन गॉल, वही जो ट्यूमरस जैसे बन जाता है कैंसरस सेल जैसे, ट्यूमरस फॉर्म टू फॉर्म एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, वहाँ पे बना देता है। टीआई प्लाज्मिड कॉल्ड टीडीएनए, टीआई को टीडीएनए भी कहा जाता है, सेपरेट फ्रॉम द प्लाज्मिड एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द हॉस्ट सेल जीनोम। वो हॉस्ट सेल की जीनोम में इसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देता है, तो वहाँ से उसका क्या होता है, फेनोटाइप बाद में चेंज हो जाएगा। तो टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड। और इस कहाँ से लिया गया है, एक्टोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है, अब देखिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी इसको कहा जाता है। दिस एस्पेक्ट टू टीआई प्लाज्मिड फंक्शन हैज मेड इट यूजफुल एज अ प्लांट क्लोनिंग फैक्टर। ठीक है, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है। मतलब जैसे इंजीनियर कहीं पे कुछ चीज़ कर रहा है तो इसको नेचुरल, क्यों नेचुरली ये मिलता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन। तो ये एक इंजीनियर का काम करता है नेचुरली, जो कि प्लांट में क्लोनिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, प्लाज्मिड आर द मोस्ट कॉमनली यूज Plasmids are the most commonly used vector systems, several types available. Cloning for foreign DNA in the host organism, Escherichia coli plasmid allow the expression of protein encoded by the enclosed DNA. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक्चुअली में टीआई प्लाज्मिड क्या है, ट्यूबर इंड्यूसिंग है, और ये क्या कहाँ से लिया गया है, एक्टोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से। आप लोग को ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब पूछा जाएगा, समझने के लिए ये सब है। ठीक है, अब तो एक्चुअली मुझे बताए थे आपको वो क्या होता है, इंसर्शनल एक्टिवेशन, जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, इंसर्शनल एक्टिवेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब देखिए एक प्लाज्मिड है, जैसे PBr322 है, PBr322 में दो तरह का ये है, जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए PBr322 है, यहाँ पे एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। तो अब इसमें जो है ये प्लाज्मिड में इंसर्ट कहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है इसमें क्या करेंगे, इस जीन को प्लाज्मिड लिए, इसमें क्या किया, इंसर्शनल एक्टिवेशन। अब देखिए कोई भी यहाँ पे जो डिजायरेबल जीन है, टेट्रासाइक्लिन को यहाँ पे कट किया, यहाँ के लग गया। अब ये टेट्रासाइक्लिन तो इनएक्टिव हो गया, इस प्लाज्मिड को जो रेसिस्टेंस मिल रहा था टेट्रासाइक्लिन का, अब वो रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब जो क्योंकि नहीं मिलेगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो है इंसर्शनल इनएक्टिव, मतलब इंसर्ट किया और इनएक्टिव हो गया। पहले तो ये काम कर रहा था, जब इंसर्शन हुआ तो इनएक्टिव हो गया, इसलिए कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हम लोग जैसे इस तरह का ये इंसर्शनल एक्टिवेशन, अब उसको सेपरेट करना है, उसके लिए जो है ना हम ये जीन ये प्रोसेस का यूज करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इसके बाद ये एंटीबायोटिक डालेंगे इस तरह का, इस किस में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस देगा, इसमें टेट्रासाइक्लिन का जो है रेसिस्टेंस खत्म हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब जो हम इसको कल्चर करवाएंगे मीडियम में, जहाँ पे क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन मतलब रेसिस्टेंस प्रोसेस नहीं रहेगा, तो इस प्लाज्मिड में नहीं रहेगा, तो ये तो अलग हो जाएगा। ये जो क्लोनी बनाएगा, जो जिसमें टेट्रासाइक्लिन का ये रहता है, टेट्रासाइक्लिन जिसमें रेसिस्टेंस दिखाता है, उसका क्लोनी ब्लू हो जाएगा। तो मतलब उसमें क्या है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो इसमें ये इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये अपना ब्लू क्लोनी बना लेगा। लेकिन जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, इसमें इंसर्ट कर चुका है, वो अपना वाइट क्लोनी बनाएगा। तो वाइट क्लोनी बनाने के कारण हम उसको वाइट और ब्लू से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टोसिडेज एंजाइम जो है वो इस चीज़ के लिए काम करता है। आगे बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए आप समझिए, सब क्लोनिंग DNA फ्रेगमेंट इनटू एक्टिव जीन, यूजुअली मार्कर जीन हुज फंक्शन कैन बी इजीली डिटेक्टेड, जिसका फंक्शन हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लोनी को जैसे देखेंगे, ब्लू और व्हाइट क्लोनी बना लिया, देख के नहीं अलग कर देंगे, तो वही चीज़ बता रहा है। देखिए इसमें क्या है, कलर सिलेक्शन। A common method to determine which transfer content plasmid with insert to the color section. For Escherichia coli, this involves the lag complex and blue-white screen. ये blue-white screen के बारे में बताएं। और देखिए यहाँ पे ये बनाना है,
क्लोन इज कैरिंग प्लाज्मा विथ नो इंसर्ट विल बी कलर्ड ब्लू, जिसमें नो इंसर्ट है, याद देखिए जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ वो क्लोनी क्या बना रहा है, कलर बना रहा है। वेराज क्लोनी कैरिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी व्हाइट, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा मतलब इंसर्ट हो गया वो व्हाइट दिखाएगा। तो देखिए एक दूसरे को हम सेपरेट कर पा रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मिड है सच दैट PBR322 व्हिच कंटेन्स 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, दो तरह के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कि क्या होता है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है। इसमें इंसर्ट करने के बाद हम इसको अलग कर सकते हैं, तो ये सेलेक्टेबल मार्केट की तरह काम है, ठीक है। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में सबसे मतलब एक सीक्वेंस पूछता है कभी कभी, इसमें जो पूछेगा सीक्वेंस पूछता है कि किस ऑर्डर में जो है इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन होगा। रिकॉम्बिनेंट DNA में सबसे पहले DNA का आइसोलेशन करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे। जैसे प्रोटीन का करवा प्रोटीज से प्रोटीन को हटाएंगे, और दूसरा थोड़ा एंजाइम जो लगाना है, जैसे सेलुलोज से सेलुलोज को हटाएंगे। ये सब चीज़ को रिमूव करने के लिए डाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। फिर उसका फ्रैक्शन करवाएंगे, फ्रैक्सेशन हो जाएगा, फ्रैक्शन कर लिए, उसका टुकड़ा टुकड़ा बना दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ टारगेट फ्रेगमेंट, जो टारगेट फ्रेगमेंट है उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अभी बताए थे प्यूरिफिकेशन करेंगे मतलब उसका जो टारगेट है उसको प्यूरिफाई करना है, करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्लोनिंग इनटू फैक्टर। फिर क्या प्यूरिफाई जो हो जाएगा वो टारगेट फ्रेगमेंट, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के साथ क्लोनिंग करवाएंगे, ठीक है। फैक्टर के साथ जैसे प्लाज्मिड में जोड़ते हैं तो उस तरह फैक्टर के साथ जोड़ेंगे। फिर इसके क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, फिर वो क्या करेंगे, क्लोनिंग फैक्टर को क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। तो होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तब जाके ना ये होगा कि वो मल्टीप्लाई, होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होगा, फिर रेप्लिकेशन करने के बाद उसको सेलेक्ट करके एनालिसिस करके हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो ये सब प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। तो आप लोग को बस कुछ नहीं, इसका ये स्टेप याद रखना, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। अब रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं, तो ये सिंपल बात है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, देख लीजिए। पहला क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर ट्रांसफेक्शन होगा, इलेक्ट्रोपोरेशन होगा, बायोलिस्टिक होगा, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये सब आप लोग पहले से पता होगा। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन और इलेक्ट्रोपोरेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम करेंगे तो इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक जिसे गोल्ड और टंगस्टन का यूज़ करते हैं, बायोलिस्टिक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बायोलिस्टिक के लिए गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, ये यूज हो जाता है बायोलिस्टिक के लिए। फिर एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन, जैसे एग्रोबैक्टीरियम के साथ जो जीन को हम डालते हैं जो प्लांट में होता है, TI प्लाज्मा हो गया। ये सब प्रोसेस है जिसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट के अंदर डालते हैं। अब देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है कि PCR कि हम लोग को कैसे पता चलेगा। जैसे मान के चलिए किसी भी क्राइम सीन्स पे गए, क्राइम सीन पे जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, देखते हैं आदमी से, मतलब वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर से जो आता है उसके जांच पड़ताल के लिए जो पुलिस को हेल्प मिलता है, DNA का फिंगरप्रिंट, DNA का कलेक्ट करता है। बहुत कम DNA होता है, उससे किसी ना को मतलब पता करेगा। एक्चुअली उस DNA को ले जाने के बाद PCR करवाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तैयार करता है, बिलियंस मल्टीप्लिकेशन तैयार कर लेता है, जिसके बाद जो है ना उसको अलग अलग चीज़ से जोड़ के देखता है किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब PCR टेक्निक का कैसे हम यूज़ करते हैं, तो देखिए एम्प्लीकेशन डिजायर्ड सीक्वेंस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस, यानी जिस चीज़ को हमको चाहिए उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत सारे मात्रा में बना सकते हैं। PCR रिएक्शन इन DNA सिंथेसिस रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एनिलिंग, एक किस पे करेगा, प्राइमर की एक्सटेंशन, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। ओरिजिनल DNA टेम्पलेट को कैसे मतलब किस तरह से उसमें जोड़ेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है। सेम DNA से डबल स्ट्रैंड DNA होता है, उसको दोनों टेम्पलेट को सेपरेट करके फिर उसमें प्राइमर ऐड होता है। प्राइमर ऐड होने के बाद कैसे हम प्रोसेस करते हैं आगे, जैसे पहले क्या कराएंगे, उसका डिनेचुरेशन करवाएंगे, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, ये प्रोसेस आपको दिखाते हैं आगे कैसे करना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन, मतलब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर DNA के दोनों टेम्परेचर स्टैंड को अलग करना है। हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर से 72 के अबव टेम्परेचर रहता है, उस पर ये DNA का टेम्परेचर दोनों सेपरेट होता है। उसके बाद एनिलिंग होता है, ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, पहले क्या करना है हो जाता है। तो जैसे डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग में यहाँ पे प्राइमर ऐड हो गया कि कहाँ से हम लोग को प्रोसेस, जैसे दोनों स्टैंडर्ड होगा, फिर यहाँ से जो है 5' से 3' इधर
ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड बन जाएगा, फिर इसका ये बन जाएगा, तो 1 से 2 बन गया, इसी तरह करके 1 से 2 बन गया, 2 से, इसी तरह 30 साइकिल चलेगा, उससे बहुत सारा चीज़ बन जाएगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, बहुत सारा हम अलग सेम डीएनए का बहुत सारा ये तैयार कर लेंगे, एम्प्लीफिकेशन होकर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एम्पलीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए PCR साइकिल इज 3 स्टेप। डीनेचुरेशन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर मेल्टेड अपार्ट बाय हीटिंग, से 72 से ऊपर हो जाएगा, 95% डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। उसके बाद एनीलिंग करेंगे, तो इसमें टेम्परेचर कम रहता है, याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि प्राइमर को एनील करता है, उससे जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, एक्सटेंशन, द टेम्परेचर इज चेंज टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एम्पलीफाई कर सकते, फिर नॉर्मल डीएनए जैसे बनेंगे। तो इस तरह करके जो है ना बहुत सारी चीज़। अब बताइए इसमें कैसे क्या क्या यूज हो सकता है इसका PCR का। अब आप किसी को जो है कोई तरह का डिजीज रहता है तो पहले कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो PCR से किसी की मतलब डीएनए लिया, उसका जैसे ब्लड सैंपल सब लिया, उससे डीएनए निकालने के बाद उसको एम्प्लीफाई किया, एक से बहुत सारा क्वांटिटी बना के फिर उसको डिटेक्ट करा, मतलब डिजीज के लिए मेडिकल फील्ड में डिजीज डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं PCR का। क्राइम सीन्स पे यूज करते हैं। ठीक है, क्राइम सीन्स पे कैसे यूज करेंगे, क्राइम सीन्स पे कुछ डीएनए मिला, उसका एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ये उसका डिटेक्ट करेंगे, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। GSM का टेक्निक है। ठीक है, ऑब्टेनिंग द फॉरेंजिन प्रोडक्ट। अब देखिए फॉरेंजिन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये तो आपको हम एक्चुअली पहले बताए हैं, जैसे पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, उसको इंसर्ट किए प्लाज्मिड में, फिर होस्ट के अंदर डाले, ट्रांसफ़र किए, फिर होस्ट जो है मल्टीप्लाई किया, होस्ट मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट कर लिए, तो इस तरह का प्रोडक्ट हो जाता है। इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स एक्सपीरियंस हेट्रोजाइगस होस्ट, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जब कोई प्रोटीन को इनकोड करते हैं हेट्रोजाइगस होस्ट में तो उसको प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली में एक है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर के बारे में, बायोरिएक्टर कुछ नहीं है, ये मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है कि प्रोडक्ट को कल्चर करने के लिए। तो इसका वॉल्यूम लगभग बायोरिएक्टर का जो लार्ज वॉल्यूम जो है जैसे 100 से 1000 लीटर्स हो सकता है, ये इसके बीच में ये कर सकता है, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे सकता है। देखिए स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट एप्रिशिएट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट छोटा वॉल्यूम वाला अप्रोप्रिएट नहीं बना सकता, इसके लिए बायोरिएक्टर है। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर है लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर। तो बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए ज़्यादा बड़ा कुछ चाहिए, स्मॉल तो चलेगा नहीं, इसलिए 100 से 1000 लीटर के लिए हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। Bioreactor can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific product। biologically convert करते हैं specific product में individuals में जान, जैसे हम वो प्रोसेस सब कर रहे हैं तो इसमें बायोरिएक्टर के अंदर करेंगे तो बहुत सारा एक जगह पे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, इसलिए हम बायो कहीं भी बाहर में नहीं करवा सकते हैं, तो ऑप्टिमम कंडीशन के लिए हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है बायोरिएक्टर जो है, ये दो तरह का बायोरिएक्टर है। पहला वाला जो है स्पार्क्ड स्टार्टर टैंक बायोरिएक्टर है। ठीक है, ये जो इसमें ये लगा हुआ है प्लेटेड ब्लेड हो गया, इसमें ऑप्टिमम ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रखता है, यहाँ पे हर तरह का चीज़ लगा हुआ है, एसिड बेस बैलेंस करता है, स्टीम फॉर स्टराइजेशन के लिए है, मोटर के लिए है, ये सब इसमें। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है, पहला वाला क्या होगा सिंपल स्टार्टर टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा वाला क्या हो गया स्पार्क्ड स्टार्टर टैंक बायोरिएक्टर, सॉरी मतलब दूसरा वाला क्या हो गया स्पार्क्ड स्टार्टर टैंक बायोरिएक्टर, पहला वाला हो गया सिंपल स्टार्टर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये फोटो थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, मेन इसका ये काम पूछेगा कि क्या होता है, तो आपको आगे बताते हैं। इसका मेन जो काम है वो ये है कि ऑक्सीजन को जो है ना प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को यहाँ पे मिलाना। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना देखिए इंक्रीज सरफेस फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये करता है, मतलब ऑप्टिमल ऑक्सीजन और ऑप्टिमल टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है, मेन बायोरिएक्टर का यही काम है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन एक दो पूछ सकता है इससे, और कुछ खास है नहीं। उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं कि एक्चुअली में डाउन प्रोसेसिंग क्या। अब देखिए प्रोडक्ट हम लोग का तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार करके तो घर में रखेंगे नहीं,
उसको मार्केट में लाना है। तो मार्केट में लाने के लिए उसको कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, तो उसको हम डाउन प्रोसेसिंग, कुछ ज़्यादा इसमें है दिया नहीं है, सिंपल हम लोग को 1-2 लाइन याद रखना है कि डाउन प्रोसेस एक्चुअली में होता है क्या है, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसको हम डाउन प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको क्या आ जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद अलग करेंगे, फिर इसके बाद प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफिकेशन होने के बाद कलेक्टिवली फर्टिलाइज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, इसको हम कलेक्टिवली सेपरेशन, प्यूरीफिकेशन और पैकिंग सब जो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। इसका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, जैसे मेडिकल के लिए कुछ अलग, जैसे मेडिसिन वैक्सीन बनाया इसका कुछ अलग ट्रायल होगा, नॉर्मल चीज़ किसी चीज़ के डाउन स्ट्रीम प्रोसेस किए बिस्किट और का, तो वो कुछ अलग हो जाएगा। ये सब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसका अलग अलग प्रिजर्वेटिव, सूटेबल प्रिजर्वेटिव यूज करना है कि ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो। ये सब प्रिजर्वेटिव यूज करने करके हम लोग मार्केट में बहुत सारा सामान देखते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है, तो वो सब स्पेशल प्रिजर्वेटिव यूज करता है। तो ये सब चीज़ सब प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रोसेस एक्चुअली में हो जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। मार्केट तक जो ले जाना है सामान को, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद मार्केट तक ले जाने के प्रोसेस को जो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग जो है ना ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सब के साथ, और उसके बाद जो है अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, और दूसरे तक शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट के लिए। इसी तरह की हम यूँ इसमें अलग अलग चैप्टर का एक एक सीरीज में एक वीडियो में पूरा फुल चैप्टर रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि इससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिले, हम आपके लिए और वीडियो बना सकें।